बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मुज़म्मिल अल्ताफ़ुल। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि फैक्टर नेसेसरी फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, यानी जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी है उसकी प्रोडक्शन में कौन से फैक्टर नेसेसरी है, यानी कौन से फैक्टर आरबीसी की मैचुरेशन में हेल्प करते हैं। आरबीसी की मैचुरेशन कौन कौन से फैक्टर करवाते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आरबीसी के कौन से फैक्टर्स है जो आरबीसी की प्रोडक्शन के नेसेसरी है। जनरली जो आरबीसी की प्रोडक्शन है उस प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इरिथ्रोपोइसिस क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जिस ऐसा अमल जिसमें आरबीसी की फॉर्मेशन हो रही हो तो उसको हम इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। यहाँ ऐसा अमल जिसमें आरबीसी की प्रोडक्शन हो रही हो तो उसमें उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। जनरली जो आरबीसी की प्रोडक्शन है या इरिथ्रोपोइसिस है उसमें 3 तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व है। एक होते हैं जनरल फैक्टर, दूसरे होते हैं मैच्योरिंग फैक्टर ऑफ आरबीसी, तीसरे जो है वो है हेमोग्लोबिन सिंथेसिस फैक्टर। सबसे पहले जो जनरल फैक्टर है वो ये कि थायराइड हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर, विटामिन बी, सी, डी एंड ई। यानी जो आरबीसी की मैचुरेशन में जनरल फैक्टर है वो कौन कौन से है, उसमें नंबर पहले पे आता है थायराइड हार्मोन, दूसरे पे आता है ग्रोथ फैक्टर, तीसरे पे आता है विटामिन बी, सी, डी एंड ई। और जो दूसरे फैक्टर है मैच्योरिंग फैक्टर, यानी जो आरबीसी की मैचुरेशन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। यानी आरबीसी की मैचुरेशन में इम्पोर्टेंट रोल कौन से फैक्टर अदा करते हैं, वो मेजर 3 फैक्टर हैं। एक विटामिन B12, दूसरा फॉलिक एसिड, तीसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। यानी इंट्रिंसिक फैक्टर, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये मैचुरेशन ऑफ आरबीसी करवाते हैं। और जो तीसरे फैक्टर है वो है हेमोग्लोबिन सिंथेसिस फैक्टर, यानी जो आरबीसी के अंदर एक सब्सटेंस है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, उस हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस में कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें नंबर पहले पे प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, दूसरे पे कॉपर, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट। यानी प्रोटीन, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट ये क्या करते हैं, हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो मैच्योरिंग फैक्टर करेंगे, यानी जो मैच्योरिंग फैक्टर ऑफ आरबीसी के जो मैच्योरिंग फैक्टर है उसको डिस्क्राइब करेंगे। जनरली हमने पढ़ा कि जो आरबीसी के मैच्योरिंग फैक्टर है वो 3 है। एक है विटामिन B12, दूसरा फॉलिक एसिड, तीसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। सबसे पहले हम विटामिन B12 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद विटामिन B12 की डिफिशिएंसी अगर होगी तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हम फॉलिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले विटामिन B12। जनरली अगर हम देखें कि विटामिन B12 हमें कहाँ से मिलती है, विटामिन B12 हमें एक तो बीफ से मिलती है, दूसरा लिवर से, तीसरी चिकन से। यानी जो मुर्गी है और बड़ा गोश्त है और जो जीरा है, विटामिन B12 इन तीनों चीज़ों में प्रेजेंट होती है। उसके बाद जब भी हम चिकन, बीफ या लिवर खाते हैं तो वो डायरेक्ट पहले तो माउथ में खाते हैं, उसमें मैस्टिकेशन होती है। उसके बाद ये फूड हमारा स्टमक में आता है। स्टमक में एक ख़ास किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके नाम है पेरिटियल सेल। जिनके क्या नाम है, पेरिटियल सेल। पेरिटियल सेल का फंक्शन क्या है, पेरिटियल सेल का एक मेजर फंक्शन ये है कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज़ करते हैं। स्टमक के अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिसको हम पेरिटियल सेल कहते हैं। पेरिटियल सेल क्या करता है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसको रिलीज़ करते हैं।
इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या करता है कि जो विटामिन B12 हमारे स्टमक के अंदर आई है उसको डाइजेशन से प्रिवेंट करेगा, यानी एब्जॉर्बेशन से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कि वो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब ना हो स्टमक में। और स्टमक के बाद जब ये फूड जैसे हमने बीफ खाया ये स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम में आएगा। जाहिर सी बात है जो बीफ खाया है तो उसमें विटामिन B12 होगी। इलियम के अंदर एक लेयर होता है जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोसा। म्यूकोसा इलियम के अंदर एक लेयर होता है जहाँ से क्या होगी, विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगी। किस प्रोसेस के तहत होगी? पाइनोसाइटोसिस प्रोसेस के तहत होगी। यानी जो इलियम में स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन उसके अंदर एक लेयर है जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं। उसमें क्या होगी, जो हमने बीफ खाया था उससे विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगी। किस प्रोसेस के तहत होगी? पाइनोसाइटोसिस प्रोसेस के तहत होगी। अगर इलियम से या म्यूकोसा से विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो गई पाइनोसाइटोसिस के प्रोसेस के तहत, फिर वो कहाँ जाएगी? फिर वो ब्लड में जाएगी और ब्लड के बाद कहाँ जाएगी? लिवर में। और लिवर के बाद क्या होगा कि जब भी हमारे बोन मेरो को RBC की मैच्योरेशन की नीड होगी तब ये क्या होगी, विटामिन B12 यहाँ से रिलीज होगी। उसके बाद अगर हम डेली लाइफ में बीफ कम यूज़ करते हैं या चिकन कम यूज़ करते हैं या लिवर कम यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होगी। जब भी हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होगी तो उसमें एक ख़ास किस्म की डिजीज़ होगी जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया कहेंगे। यानी पर्नीशियस एनीमिया क्या है? डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। जब भी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होगी उसको हम पर्नीशियस एनीमिया कहेंगे। विटामिन B12 की डिफिशिएंसी कब होगी? जब जाहिर सी बात है हम चिकन, बीफ, मटन कम यूज़ करेंगे। विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, हमारे स्टमक में एट्रोफी होगी। एट्रोफी ऑफ स्टमक का मतलब है कि जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक सीक्रेशंस है वो बहुत ही कम मिकदार में रिलीज़ होंगे। जाहिर सी बात है जब गैस्ट्रिक सीक्रेशन कम रिलीज़ होंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी कम रिलीज़ होंगे। यानी एट्रोफी में गैस्ट्रिक सीक्रेशन कम रिलीज़ होगी और इंट्रिंसिक फैक्टर भी कम रिलीज़ होंगे। उसके बाद विटामिन B12 स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लड में नहीं आएगी, फिर डीन में म्यूटेशन आएगी। जब DNA में म्यूटेशन आएगी तो उसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस की साइज डिक्रीज़ हो जाएगी बट साइटोप्लाज्म की साइज क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। न्यूक्लियस की साइज डिक्रीज़ होगी और साइटोप्लाज्म की साइज इंक्रीज़ होगी। यानी पर्नीशियस एनीमिया किस वजह से हो रहा है? विटामिन B12 डिफिशिएंसी। उसमें स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक सीक्रेशन कम रिलीज़ होगी, इंट्रिंसिक फैक्टर कम रिलीज़ होगी और विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगी। स्टमक में DNA में म्यूटेशन आएगी और न्यूक्लियस की साइज बढ़ जाएगी और साइटोप्लाज्म की साइज इंक्रीज हो जाएगी और न्यूक्लियस की कम। फॉलिक एसिड हमें जनरली ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और मीट से मिलता है। ये डिस्ट्रॉय होता है कुकिंग के दौरान। उसके बाद हम इसको गाइडेंस से भी डिस्क्राइब करेंगे। गाइडेंस में भी यही सेम चीज़ लिखी हुई है कि मैच्योरेशन ऑफ RBC में दो मेजर्स का रोल है। एक विटामिन B12 जिसको साइनोकोबिलेमिन कहते हैं और दूसरा फॉलिक एसिड। ये हम सारा प्रोसेस बता दिए हैं कि मैच्योरेशन ऑफ फेल्यूर, जब विटामिन B12 की एब्जॉर्बेशन नहीं होगी तो क्या होगा? पर्नीशियस एनीमिया होगी। ये भी सेम ही लिखा है, कॉमन केस ऑफ RBC फेल्यूर एब्जॉर्ब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं, कहाँ से नहीं है? गैस्ट्रोस्टिक में, तो उसको हम पर्नीशियस एनीमिया कहेंगे। उसमें ये भी लिखा है कि एट्रोफिक गैस्ट्रिक फेल होगी, गैस्ट्रिक सीक्रेशन कम रिलीज़ होगी, इंट्रिंसिक फैक्टर कम रिलीज़ हो गए। इसमें क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड हो गए। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है सेम A to Z ये लिखी हुई है। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।